Good morning, dear students. Myself Satyvijay Chaturvedi, physics teacher from Subra Singh Children Academy. Today we are going to study about the Kepler's law. In previous video you watched what is the gravitational potential and what is gravitational potential energy. Today we are going to discuss about Kepler's law of planetary motion. First we study about what is planet. What is planet? First we know geocentric theory and heliocentric theory. Heliocentric theory and geocentric theory, geocentric मॉडल एंड हेलियोसेंट्रिक मॉडल. शुरू में जो जियोसेंट्रिक मॉडल है या हेलियोसेंट्रिक मॉडल है, जियोसेंट्रिक मॉडल में कुछ फिलोसफर ने बताया कि जो अर्थ है वह सेंटर में होता है, ऑर्बिट्स उसके चारों तरफ पूरे जितने भी सोलर सिस्टम के पार्टिकल्स हैं सब रोटेट करते हैं. जियोसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में अर्थ होना. तो शुरू में साइंटिस्टों ने कहा कि सेंटर में अर्थ होता है और इसके चारों तरफ इसके अराउंड रोटेशन होता है प्रत्येक सोलर सिस्टम का. लेकिन आर्यभट्ट साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट ने बताया कि आर्यभट्ट के बाद केपलर्स ने भी इस पर डिस्कशन किया. हेलियोसेंट्रिक थ्योरी मतलब सेंटर में सूर्य होता है, उसके चारों तरफ माने जो सन होता है वह सेंटर में है, इसके चारों तरफ रोटेशन होता है सोलर सिस्टम का. जो भी पार्टिकल्स हैं वह सन के अराउंड रोटेशन करते हैं. तो सन के अराउंड रोटेशन करने वाला जो भी बॉडी है उसे प्लैनेट कहा गया. प्लैनेट क्या होता है? जो सन के अराउंड रोटेशन करता है. प्लैनेट 8 प्लैनेट होते हैं. फर्स्ट मर्क्यूरी, वेनस. मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. सन से सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है वह मर्क्यूरी है. इसीलिए यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है मर्क्यूरी. एंड अदर इज वेनस and our planet earth is a planet. It is the third planet. And Mars, Jupiter is the biggest planet. सबसे बड़ा planet जो होता है वह जुपिटर है. जुपिटर, स्टर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. और जो प्लानेट के अराउंड रोटेशन होता है उसे सैटेलाइट कहते हैं. अगली टॉपिक होगा व्हाट इज सैटेलाइट. दैट bodies which rotate around the planet is called the satellite. First we are and Kepler law of planetary motion. What is Kepler's law of planetary motion? First law is orbital law. What is orbital law? Kepler's law. First law is called the orbital law. Kepler says that every planet rotate around the sun in elliptical orbit. सभी सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट होते हैं वह सन के अराउंड एलिप्स में रोटेशन करते हैं. सन के अराउंड प्लैनेट का रोटेशन जो होता है एलिप्स में होता है. केपलर ने बताया. व्हाट इज एलिप्स? एलिप्स इन प्रीवियस वीडियो इन चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन वी स्टडी अबाउट द सर्कल. व्हाट इज सर्कल? विच इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. This equation of the circle, and if the equation y square is equal to 4ax then it is parabola.
If any equation in the form of the y square is equal to 4ax, then it is the equation of the parabola. And if the equation in the form of the x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, then it is called the ellipse. And if the x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, then it is called the hyperbola. Here is a ellipse. And what is ellipse? Ellipse equation in the form of the x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. एलिप्स है टू फोकस. एलिप्स में दो फोकस होता है. फर्स्ट S1 एंड S2 विच कोऑर्डिनेट बी AE, 0 minus AE 0 and AE, 0. E is the eccentricity. यह पार्ट मैथमेटिक्स का है, आपको मैथमेटिक्स में बताया जाएगा. मैंने बताया कि जो एलिप्स होगा, एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म का होता है, जिसमें जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा ए 0 एंड ए माइनस ए 0 वेयर ई इज द इसेंट्रिसिटी. जहाँ ई जो होता है इसेंट्रिसिटी होता है, जिसके लिए फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर से हम फाइंड करते हैं. यह मैथ में आप पढ़ेंगे. तो यहाँ पे जो केपलर्स लॉ था, केपलर्स फर्स्ट लॉ जो था, केपलर्स ने बताया कि एवरी प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. जितने भी प्लैनेट हैं वह सन के अराउंड इलिप्स में रोटेशन करते हैं, जिसके एक फोकस पे सन होगा. सपोज हियर इज ए वन प्लैनेट विच रोटेट अराउंड द सन एंड दिस इज द फोकस ऑफ द इलिप्स. किसी भी एक फोकस पे सन हो सकता है. यस एस डैश यहां पे फोकस पे सन है और इसके अराउंड जो रोटेशन होता है प्लैनेट का वह इलिप्स में होता है. यही बताया गया. First law, what is first law? Every planet rotate around the sun in elliptical orbits where one focus of the sun. जहाँ पे एक फोकस पे सन होगा उसके अराउंड कोई भी प्लैनेट इलिप्स में रोटेशन करता है. फर्स्ट लॉ याद हो गया होगा आपको. हमने कहा कि एवरी प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. सभी प्लैनेट सन के अराउंड इलिप्स में रोटेशन करते हैं, जिसके एक फोकस पर, चाहे यहां पे दो फोकस होगा, इलिप्स में दो फोकस होता है, या हाइपरबोला मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, वहां भी आपको बताया जाएगा दो फोकस होते हैं. पैराबोला में एक फोकस होता है. तो मैंने बताया कि इलिप्स में रोटेशन होगा तो इसका दो फोकस होगा. किसी एक फोकस को यदि हम सन मान लें कि यहां पे सन है, तो इसके अराउंड जो रोटेशन होगा वह इलिप्स में रोटेशन होगा. किसका? प्लैनेट का. माने प्लैनेट जो होता है वह सन के अराउंड इलिप्स में रोटेशन करता है. पहला लॉ यही था केपलर का कि सन के अराउंड जो प्लैनेट का रोटेशन है वह इलिप्स में है. सेकेंड लॉ, एनी प्लैनेट कवर एरिया. व्हाट इज द सेकेंड लॉ? एरियल लॉ, विच इज कॉल्ड द एरियल लॉ. व्हाट इज एरियल लॉ एंड और व्हाट इज द केपलर सेकेंड लॉ? एवरी प्लैनेट्स एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी, व्हाट इज एरियल वेलोसिटी? एरियल वेलोसिटी मीन्स होता है जो प्लैनेट चलता है वह इसको स्विप करते हुए चलता है. तो जितने टाइम में यहां पे एरिया कवर किया, जितनी एरिया, उतने ही टाइम में उतनी ही एरिया यहां कवर करता है प्लैनेट. किसी भी पॉइंट पे
प्लानेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इक्वल होती है। मीन्स एवरी प्लैनेट्स कवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। कोई भी प्लैनेट हो वह इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। एंड थर्ड लॉ इज टाइम स्क्वायर is directly proportional to the distance q which join the sun and planet। सन और प्लैनेट के ज्वाइन करने वाली लाइन के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम स्क्वायर। तो जो केपलर्स लॉ था, केपलर्स 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट्स रोटेट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। एंड सेकेंड लॉ इज aerial velocity, each planet aerial velocity always constant, or you can say is that every planet cover equal area in equal time। And third is, if the planet rotate around the sun then its time period square is directly proportional to the distance which join the sun and orbit, sun and planets। सन और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन करती है, जिसे आप रेडियल कहते हैं, रेडियल वेक्टर कहते हैं, यह इसका क्यूब टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेकेंड लॉ का हम डेरिवेशन देखने चलते हैं। सेकेंड लॉ, व्हाट इज सेकेंड लॉ? एवरी प्लैनेट्स एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसको हम प्रूव करने चल रहे हैं सेकेंड लॉ को। केपलर सेकेंड लॉ का डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको देखिएगा। सपोज अ प्लैनेट विच वेलोसिटी इज v एंड टाइम इंटरवल dt cover the distance ds is equal to v into dt, because you know that the distance is equal to speed into time। आप जानते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, इसलिए मैंने इसको लिखा ds इज इक्वल टू v इंटू टाइम। मैंने टाइम बहुत छोटा लिया है, मिनिमम टाइम इंटरवल लिया गया है। मिनिमम टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करता है? ds इज इक्वल टू v इंटू dt। यह जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस is equal to, if the velocity is v and time interval is t, then this distance is v into dt। okay, but the area of the planet, एरिया प्लैनेट की क्या होगी? वैसे तो बुक में आपके सॉल्व किया होगा, सर्कल मान के इसको प्रूव कर दिया होगा, बट हम रियली जो इलिप्स है उसी पे आते हैं। इस फिगर को मैं थोड़ा सा अलग पुट करता हूं, यह फिगर निकाल के अलग बनाता हूं मैं। सपोज this is the radial vector, this is radial vector, or this is r, this distance is r, and minimum time interval dt, then it is the not curve, it is straight line। बहुत छोटा टाइम इंटरवल होगा तो यह कर्व नहीं आपको लगेगा, लगेगा कि क्या है, यह डिस्टेंस है। जैसे छोटे टाइम इंटरवल की बात की जाए तो छोटा डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा, इसीलिए तो मैंने छोटा डिस्टेंस लिखा है। सपोज यहाँ पे मैंने लिमिट डिस्टेंस, बहुत मिनिमम डिस्टेंस की बात किया, जो मिनिमम टाइम में कवर किया जाता है, तो वह कर्व आपको नहीं दिखेगा, वह दिखेगा एक स्ट्रेट लाइन, और यह स्ट्रेट लाइन है v इंटू टी। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। सपोज दिस एंगल भी थीटा, सो इट इज थीटा, यह थीटा आपने सपोज कर लिया एंगल, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। व्हाट इज हाइट? बिकॉज वी नो दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एस पी नॉट पी, इसी फिगर को मैंने आउटसाइड किया है एस पी नॉट पी। एरिया ऑफ ट्रायंगल यस पी नॉट पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी नॉट पी। फॉर्मूला हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, और हाइट, यू कैन से हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। व्हाट इज हाइट? द वैल्यू ऑफ हाइट, बिकॉज दिस इज
this angle be theta, so it is 180 minus theta. If this angle be theta, so it is 180 minus theta because it is straight line. यह एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, और यदि यह एंगल थीटा है तो यह एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ओके, मैंने कहा कि यह स्ट्रेट लाइन है, यस P नॉट K, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज 180 माइनस थीटा। आप जानते हो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो वह थीटा एंगल मैंने यहां से माइनस कर दिया, तो 180 माइनस थीटा। अब देन वी फाइंड h अपॉन दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस एंगल भी 90 डिग्री, सो इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, h अपॉन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, h upon Vt is equal to sin theta, because we know that the perpendicular upon hypotenuse is equal to sin theta. So h is equal to Vt into sin theta. Sin theta, this is the height. So putting this value in equation first. अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो dA is equal to half base means radius r into height is the Vt, V into T into sin theta. Equation second, and time interval is minimum time interval, so it is dt. We can transfer this dt, dA upon dt मीन्स एरियल वेलोसिटी हो गया कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल, यही हमको कांस्टेंट प्रूव करना है, हाफ r इंटू वी इंटू साइन थीटा। अब एक कंसेप्ट और देखना होगा यहां पे, यदि यह एरियल वेलोसिटी है और प्लैनेट रोटेट करता है सन के अराउंड, तो सन से एक उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा प्लैनेट पे। सन के अराउंड यदि प्लैनेट रोटेशन कर रहा है, सन के अराउंड ही रोटेशन प्लैनेट का होता है, तो यदि सन के अराउंड रोटेशन प्लैनेट का हो रहा है तो इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, और रेडियस का डायरेक्शन यहां आपने रिप्रेजेंट किया है। तो रेडियस के डायरेक्शन और प्लैनेट के भी रेडियस और अट्रैक्शन फोर्स के बीच कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, रेडियस ईस्ट में, और आपका जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है वेस्ट में, तो ईस्ट में और वेस्ट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया, 180 डिग्री का। तो यह एंगल थीटा 180 का हुआ, तो कितना टॉर्क अप्लाई होगा इस पे जब यह रोटेशन करता है, प्लैनेट रोटेट हो रहा है इस कंडीशन। दिस इक्वेशन इज सेकेंड, बट आप जानते हो टॉर्क is the vector quantity, so vector tau is equal to vector r cross vector f, vector r cross vector f, tau is equal to सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखिएगा, वहां पे मैंने इसको बताया है। सो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, वी कैन राइट r f साइन थीटा मीन्स r ईस्ट, और जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है, अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन कितने पे है, 180 डिग्री पे अपोजिट है, मतलब 180। सो टॉर्क इज इक्वल टू 0 बिकॉज साइन 180 वैल्यू इज 0, साइन 180 की वैल्यू 0 होती, कैसे, वी कैन राइट साइन 180, सो साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा, यह फॉर्मूला क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 90, एंड कॉस 90 वैल्यू इज 0, सो टॉर्क इज इक्वल टू 0। और हमने बताया था यदि टॉर्क 0 हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यह हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
इफ, जैसे आपने लीनियर मोमेंटम में पढ़ा होगा कि यदि किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, अप्लाई ना हो, तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। सिमिलरली मैंने यह प्रूव भी किया था कि यदि किसी बॉडी पे, रोटेशन करने वाली बॉडी पे टार्क अप्लाई नहीं होता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है। ठीक, ओके, डेल्टा एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो यल, बट यल इज इक्वल टू यम भी आर, यम भी आर, you know that delta L, vector L is equal to m v r multiply by m in denominator and numerator। यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं m से। वी फाइंड हाफ m r v sin थीटा अपॉन m से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया। तो m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करने के बाद जो आपका मिला फॉर्मूला dA अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ m r v, m इंटू r इंटू v इज इक्वल टू दिस m r v साइन थीटा अपॉन m। बट एक कंसेप्ट और आपको जानना पड़ेगा, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम L, you know that the angular momentum L is equal to vector r cross vector p, vector r cross vector p, we can write rp sin theta, rp sin theta, and p is equal to m into v, p is equal to m into v, the product of the mass and velocity, so we can write rmv sin theta। तो rmv sin theta means क्या लिख सकते हैं, वेक्टोरियल, वेक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो हाफ वेक्टोरियल अपॉन m is equal to dA upon dt, and vectorial is the constant when does not apply the external torque। यदि इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं, टॉर्क तो अप्लाई हो नहीं रहा है, इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता तो यह कांस्टेंट है, और प्लैनेट का हर जगह मास क्या होगा, सेम होगा, तो यह भी कांस्टेंट हुआ। सो वी कैन राइट dA अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो हमने आपको बताया इफ any planet rotate around the sun in elliptical orbits, every planet rotate around the sun in elliptical orbits, and second law aerial velocity always constant of a planet। एक planet का जो होता है वह aerial velocity constant होता है, और उसको मैंने डेराइव कर दिया। डेराइव कैसे किया, फिर से एक बार देखिएगा। मैंने कहा एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। सपोज एक प्लैनेट है जो p0 से p तक जाता है, और मिनिमम टाइम इंटरवल मैंने dt मान लिया, एंड वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट भी v, प्लैनेट की वेलोसिटी मैंने v सपोज कर लिया। सो दिस डिस्टेंस vt, यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा, बिकॉज यू नो दैट द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आप जानते हो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, मैंने लिख दिया v इंटू डी टी, दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल इज डी टी, सो v इंटू डी टी। तो ds की वैल्यू हमें मालूम हो गई v इंटू डी टी। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो मिनिमम टाइम इंटरवल में मिनिमम एरिया कवर करेगा, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बट आपको एल्टीट्यूड मीन्स हाइट नहीं पता है। हाइट कैसे फाइंड करोगे, जब छोटा टाइम इंटरवल होगा तो वह कर्व आपको नहीं दिखेगा। आप देखोगे जो छोटा पार्ट होगा वह लगभग लीनियर होगा, लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। तो छोटा पार्ट लेंगे तो ये मेरा जो कर्व दिख रहा है ये आपको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। तो ये स्ट्रेट, छोटा पार्ट देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज हाइट, एंड दिस एंगल बिकॉज इट इज द रेडियल वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन यह है रेडियल वेक्टर की। सपोज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट r, मैंने r मान लिया, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यह एंगल सपोज किया मैंने थीटा है। इफ दिस एंगल बी थीटा, सो इट इज द 180 माइनस थीटा, बिकॉज ए स्ट्रेट लाइन मेक्स बाय 180 डिग्री एंगल। एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो यह थीटा मैंने माइनस किया तो 180 माइनस थीटा आ गया, 180 माइनस थीटा। अगर यह 180 माइनस थीटा हो गया तो आपको फार्मूला पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर साइन थीटा। मैंने लिखा भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस साइन थीटा, साइन थीटा मींस साइन 180 माइनस थीटा, एंड यू नो दैट द फार्मूला ऑफ साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा।
180, अरे भाई आपने ट्रिग्नोमेट्री में इसको देखा होगा, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मीन्स साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा माने कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, अदर चीज निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो 180 माइनस थीटा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में जाती है? सेकेंड में जाती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में यह वैल्यू है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा है, तो सेकेंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, H इज इक्वल टू VT साइन थीटा। इस वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो DA इज इक्वल टू हाफ, बेस आपको पता है कितना है R, इंटू हाइट आपने निकाल लिया VT साइन थीटा। अब यह DT, क्योंकि आपको एरियल वेलोसिटी निकालना था, तो एरियल वेलोसिटी मतलब दैट एरिया कवर इन यूनिट टाइम, दैट एरिया कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एरियल वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया, T टाइम इंटरवल में एरियल वेलोसिटी DA और DT को ट्रांसफर कर दिया। यही हमको कांस्टेंट प्रूव कर देना है, इधर वाले सारे प्रोसेस को मुझे कांस्टेंट प्रूव करना है। तो हाफ RV इंटू साइन थीटा, सो हाफ यम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्यों यम से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहां पे एंगुलर मोमेंटम, वी नो दैट द टाउ इज इक्वल टू R इंटू एफ, R क्रॉस एफ, टाउ इज द वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क which is called the moment of force torque is equal to vector R cross vector F, or we can write R F sin theta। अब sin theta की वैल्यू कितनी होगी? सन प्लैनेट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, माने ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सन अपनी तरफ अप्लाई करेगा, प्लैनेट को खींचेगा, और जो एरिया रेडियल वेक्टर है वह दूसरे डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट फोर्स अप्लाई होता है। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है? 180। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे RF sin 180। सो sin 180 वैल्यू इज द 0, बिकॉज sin 180 वी कैन राइट sin 90 प्लस 90, sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 वैल्यू इज 0, सो इट इज 0। और यदि टॉर्क 0 होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बताया होगा, if does not apply the external torque on a body then its angular momentum always constant। तो मैंने टॉर्क 0 दिखा दिया जब, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mv इंटू R। सो L इज इक्वल टू, हमने यम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसीलिए किया कि यह L बन गया। अब यह यल हो गया, लेकिन अभी साइन थीटा बाकी है। अब साइन थीटा के लिए क्या कंक्लूजन होना चाहिए? मुझे एक फॉर्मूला पता है कि P इज इक्वल टू, वी नो दैट L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, RP साइन थीटा। सो वी कैन राइट R m, P मीन्स m इंटू V, R m V साइन थीटा, वी कैन राइट डेल्टा L। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसको मैंने यहां पे पुट किया L अपॉन m। एंड एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो L कांस्टेंट है और प्लैनेट का मास किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को मैंने कांस्टेंट माना। तो लिखा आपने dA अपॉन dt, dA अपॉन dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, माने दिस इज द एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ ए प्लैनेट। यह सेकेंड लॉ था आपका। एंड थर्ड लॉ, व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर लॉ? थर्ड केपलर लॉ इज, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इरेज करते हैं हम। थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, द टाइम स्क्वायर, इफ a planet rotate around the sun in elliptical orbit, then the time square is directly proportional to distance which join the sun and planet। We can write T square is equal to K R Q। It is the third law, third Kepler law। केपलर्स थर्ड लॉ हो गया। तो केपलर का 3 लॉ था, प्लैनेटरी मोशन का केपलर का 3 लॉ मैंने दिया। फर्स्ट लॉ इज एवरी प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स वेयर वन फोकस एट द सन, जिसके एक फोकस पे इलिप्स में रोटेशन करता है, जिसके एक फोकस पे क्या होता है? सन होता है। एंड
second law is the aerial velocity of the planet always constant. किसी भी planet की जो aerial velocity होती है वह constant होती है, means every planet cover equal area in equal time interval. Okay, and third is the time square is directly proportional to the r cube. अब इस केपलर लॉ को बेस बना के न्यूटन ने क्या कंक्लूजन प्राप्त किया? न्यूटन का क्या कंक्लूजन रहा? बाय न्यूटन्स केपलर लॉ, न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ। न्यूटन ने केपलर लॉ से क्या कंक्लूजन फाइंड किया? टाइको ब्रे के कैलकुलेशन के बाद न्यूटन ने देखा कि जो आपका प्लैनेट है, प्लैनेट जो एवरी प्लैनेट वह रोटेट नहीं करता, जो मर्क्यूरी है वह केवल इलिप्स में रोटेशन करता है, बाकी सारे के सारे प्लैनेट सर्कल में रोटेशन करते हैं। टाइको ब्रे के कैलकुलेशन के बाद न्यूटन ने देखा कि एवरी प्लैनेट नॉट रोटेट अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ओनली मर्क्यूरी रोटेट इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो इन्होंने बताया कि जो मर्क्यूरी है वह सन के अराउंड केवल एलिप्स में रोटेशन करता है, बाकी सारे प्लैनेट सर्कल में रोटेशन करते हैं। इफ द मास ऑफ द प्लैनेट इज m, then apply a centripetal force on the planet because the planet rotate around the sun in circle. सर्कल में सन के अराउंड टाइको ब्रे के कैलकुलेशन के बाद न्यूटन ने बताया कि जो मर्क्यूरी है वह केवल एलिप्स में रोटेशन करता है, बाकी सारे प्लैनेट सर्कल में रोटेशन करेंगे। और यदि यह रोटेशन सर्कल में होगा तो इस प्लैनेट पे एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स विच डायरेक्शन टूवर्ड्स द सन। इन्होंने बताया, न्यूटन ने बताया कि जब सर्कल में मोस्ट रोटेशन होगा प्लैनेट का तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट, r सन और प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस है, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, एंड जो v है वह वेलोसिटी प्लैनेट की है। ओके, देन when a planet cover one round at the circular path, then the velocity is equal to distance upon time. We know that the velocity is equal to displacement upon time. Displacement when one round cover in the circular path, then and time taken capital T, then d distance is equal to circumference. डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। एक राउंड अगर कर लेगा यह प्लैनेट सर्कुलर पाथ पर तो यह सर्कमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, और सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई r अपॉन कैपिटल T। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट में v की वैल्यू आप पुट कर दो, तो f इज इक्वल टू m अपॉन r इंटू 2 पाई r अपॉन t होल स्क्वायर। m अपॉन r 2 स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। ओके, बट बाय केपलर लॉ यू नो दैट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम केपलर लॉ वी नो दैट t स्क्वायर इज इक्वल टू kr क्यूब। So putting the value of t square in equation second, t स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, क्योंकि केपलर की लॉ से हम जानते हैं t स्क्वायर इज इक्वल टू kr क्यूब होता है। तो इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए। सो f इज इक्वल टू m इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू r अपॉन kr क्यूब। r का एक पावर कैंसिल होगा तो यहां 2 पावर बच जाएगा। ओके, तो r f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन k इंटू m अपॉन r स्क्वायर।
तो न्यूटन का जो कंक्लूजन निकला यहीं से आया है ग्रेविटेशनल लॉ। अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल लॉ के लिए न्यूटन ने बताया कि F या सन है, सन का मास कैपिटल M सपोज कर लेते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन के कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इस कांस्टेंट जो m इंटू जी के इक्वल होता है। मैं लिख सकता हूं यहां पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही कंक्लूजन न्यूटन ने केपलर लॉ से फाइंड किया। क्या कंक्लूजन निकला? जैसे डायोब्राह के अनुसार, टाइकोब्राह के अनुसार आपको न्यूटन ने देखा कि कोई भी प्लैनेट, सभी प्लैनेट्स एलिप्स में रोटेशन नहीं करते, केवल मर्क्यूरी जो है एलिप्स में रोटेशन करता है, बाकी सारे प्लैनेट उस कैलकुलेशन से पता लगा कि सर्कल में रोटेशन हो रहा है। और यदि कोई प्लैनेट सन के अराउंड सर्कल में रोटेशन करता है तो उस पर एक जो अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वह सन के सेंटर की तरफ होगा, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां m इज द मास ऑफ द प्लैनेट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सन एंड प्लैनेट। बट अगर यह कैपिटल T टाइम में एक राउंड कर लेता प्लैनेट, सन के अराउंड एक चक्कर लगा ले, कैपिटल T टाइम करता है लेता है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वैल्यू डिस्प्लेसमेंट 1 राउंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस हुआ सरकमफेरेंस के इक्वल। तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर, सरकमफेरेंस कितना है 2 पाई आर, तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड 1 राउंड में डिस्टेंस सरकमफेरेंस के इक्वल 2 पाई आर अपॉन टी। तो f इज इक्वल टू m अपॉन r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इज द 2 पाई r अपॉन कैपिटल T होल स्क्वायर। आपने सॉल्व कर लिया, वेयर t स्क्वायर by Kepler's law we know that the t square is equal to kr cube. So putting the value in equation second, f m 4 pi square upon kr square, we find 4 pi upon k is the constant, so f is directly proportional to the m upon r square, f is directly proportional m r square, m square, and f is inversely proportional to the square of distance. Okay, and other topic is satellite. Thanks.